गिव द हेडिंग कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग, गिव द हेडिंग कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग। और तुम लोग का सेम ही टॉपिक है, टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर 9 ऑफ, ठीक है। कैपिटल आईएससी के लिए हेडिंग है फिक्स्ड एंड वर्किंग और डब्ल्यूबी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। समझो क्या है क्या नहीं चैप्टर में, अच्छा है समझो। सबसे पहले मैं अगर तुम लोग से बात करूं बेटा, फाइनेंस का मतलब क्या होता है पहले वो बताओ। इस चैप्टर को मैं लाइन से नहीं चलूंगा, 2 क्लास लगेगा इस चैप्टर में, जो जो टॉपिक्स कवर हो जाएगा घर जाके टिक मार्क मार लेना, ठीक है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है बोलो, व्हाट इज फाइनेंस एंड व्हाई फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, एनीवन? फाइनेंस क्या होता है? जो पैसा हम लोग बिजनेस में लगा रहे हैं उसको और अच्छे से कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगर मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल लगा रहा हूं तो वो फाइनेंस है, लेकिन थोड़ा इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, क्यों सर? टू कैरी आउट द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, यस और नो? टू कैरी आउट व्हाट? बिजनेस ऑपरेशन, यस और नो? पहले बैकग्राउंड समझ लो। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू रीपे द डेट्स। कुछ गलत बोला? फाइनेंस का जरूरत क्यों है? क्योंकि तुम हमें उधारी का पेमेंट कर दो। बेटा फाइनेंस का जरूरत क्या है, क्यों है? टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स, यस और नो? अगर आप एसेट खरीदोगे तो फाइनेंस नहीं लगेगा। तो फाइनेंस बहुत कारण से बिजनेस में लगता है। टू कैरी आउट बिजनेस ऑपरेशन, टू रिपे द डेट्स, टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स, बहुत सारा कारण है। मैं तो 2-3-4 कारण एग्जांपल बताया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा, बिना फाइनेंस के बिजनेस को करना डिफिकल्ट है। सही बोला कि गलत बोला? गलत बोला। बिना फाइनेंस के बिजनेस को करना डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल है। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल में फर्क है ना। तो फाइनेंस के लिए बेटा फाइनेंस होना जरूरी है, वरना बिजनेस आप कैरी। तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, देखो एक लाइन, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। लाइफ ब्लड का मतलब समझता है क्या होता है पीयूष? हाँ, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। तेरे शरीर में खून है, खून नहीं होगा तो पीयूष क्या हो जाएगा? मर जाएगा। बहुत अच्छे से जानता हो। तो अगर बेटा बिजनेस में फाइनेंस नहीं होगा ना, बिजनेस भी मर जाएगा, यानी बिजनेस तुम कैरी आउट नहीं कर पाएगा। तो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, विदाउट फाइनेंस इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द बिजनेस। पहला बात समझा, ठीक है। अब एक चीज बताओ सर, फाइनेंस हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन तुम एक चीज समझो सर, बिजनेस में एक टर्म आता है सर, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या आता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है पहले समझो। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब हम लोग सीख चुके हैं, जब कंपैरेटिव या कॉमन साइज बताया था, तुमको याद है पहला हेडिंग बताया था इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें इक्विटी में बेटा शेयर होल्डर का फंड आता है, उस शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, यस और नो? और नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या होता है बेटा? डिबेंचर्स वगैरह होता है। तुम खुद सोचो, अगर तेरे को लंबा पैसा चाहिए, तुम या तो कैपिटल से उठाएगा, डिबेंचर से उठाएगा, या बैंक से लोन वोन लेगा। मैं करेंट लायबिलिटी का बात नहीं कर रहा हूं। क्रेडिटर्स कितना का माल देगा तेरे को? 1 लाख 2 लाख? क्या 1-2 लाख में बड़ा बिजनेस चल जाएगा? तुमको चाहिए करोड़ों में रुपया, तो कहां से मिलेगा वो? या तो कैपिटल से मिलेगा, या फिर किससे मिलेगा? डिबेंचर से या बैंक से लोन मिलेगा। तो सर आप कितना पैसा कैपिटल रखो, कितना पैसा डिबेंचर से उठाओ, कितना पैसा बैंक से लो, इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? एक मिनट वापस लाइन बोलो, सोच के बताने, क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने बोला कितना पैसा खुद का हो, कितना पैसा लोन का हो, ये बात को बोलते हैं बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? तो बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा रेशियो होता है बताओ तो? हम लोग इतना सारा रेशियो पढ़े ना। इक्विटी डेट। वेरी गुड, डेट इक्विटी रेशियो, एकदम सही बोली। डेट मतलब होता है कितना पैसा बाहर का ले, इक्विटी मतलब कितना पैसा खुद का रखे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेट। यस और नो? एक बार ताली तो बजाओ यार, रैपिड फायर में इतना जल्दी आंसर है, राइट? तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट डेट इक्विटी रेशियो। कितना मेरे पास डेट होना चाहिए, कितना मेरा इक्विटी होना चाहिए। समझा मेरा बात? पीयूष हंसना है तो आगे आ जाओ। कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट डेट इक्विटी रेशियो। अब सुनना मेरा बात सर, तुम लोग बोला सर हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर तो समझ गए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बट अभी मैं जो बता रहा हूं सुनो, मीनिंग समझ गया कैपिटल स्ट्रक्चर का? मैं बोल रहा हूं कौन कौन सा फैक्टर्स तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाला। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए सबसे पहले पढ़ा दे रहा हूं मैं। हमें हमारा कंसंट्रेशन कब ज्यादा होता है? जब क्लास स्टार्ट होता है, क्लास खत्म होने वाला होता है 10-15 मिनट, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? तो पहले जो कंसंट्रेशन अच्छा उसमें ये पढ़ लो ना। नहीं कुछ गलत बोला के साथ ना? फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन कौन से फैक्टर्स मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो सर सबसे पहला पॉइंट है बेटा क्या, तुम्हारे बुक में तुमको पॉइंट मिल जाएंगे, अगर बुक है तो यू कैन, कोई भी बुक हो बेटा उसमें पॉइंट है ये सारे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने बेटा, एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल, यस और नो, क्या बोला, सुनो ध्यान से। अभी मेरे बिजनेस में काव्या मेरा शेयर होल्डर है, वो 5 लाख रुपया लगाया और नीव ने मान लो 50 लाख रुपया लगाया, ये दोनों मेरे शेयर होल्डर है। टोटल कितना इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा उठाया मैंने, बोलो ना, श्योर एकदम। अच्छा ये लोग शेयर होल्डर, ये लोग का वोटिंग राइट है। हाँ मेरे को और पैसा चाहिए, मैंने रचिता से उठाया, मगर रचिता शेयर होल्डर नहीं है, वो मेरी डिबेंचर है, बाहर वाली है, लोन लिया मैंने 10 लाख उठा लिया। क्या रचिता के पास वोटिंग राइट है? नहीं, रचिता को खाली एक चीज से मतलब है, इंटरेस्ट यार, डिविडेंड तो शेयर होल्डर को मिलता है, रचिता को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। रचिता के पास वोटिंग पावर है नहीं। अगर मैं साधना से पैसा उठाऊं और मेरी शेयर होल्डर बन जाए 20 लाख की, तो साधना के पास वोटिंग राइट आएगा। तो अगर तुम चाहता है बेटा कि कंपनी का कंट्रोल तेरे हाथ में रहे, जितने लोग उन लोग के हाथ में रहे, 2 लोग 3 लोग, तो फिर पता है क्या करना चाहिए, शेयर होल्डर से पैसा मत उठाओ। कहां से उठाओ, क्योंकि मान लो साधना भी इक्विटी कैपिटल बन जाएगी, सिमरन भी बन जाएगी, दृष्टि, कंट्रोल सबके पास आ जाएगा, वोटिंग पावर डिवाइड हो जाएगा। जो पावर पहले नीव और काव्या के पास था वो तो सबके पास आ गया ना। तो अगर तुम चाहता है कंपनी का कंट्रोल केवल शेयर होल्डर्स के हाथ में रहे, जितने लोग हैं, और कंट्रोल ना बटे, तो पैसा बाहर से उठाओ। कहां से उठाओ, तो इफ यू वांट टू कंट्रोल, इफ यू वांट टू रिटेन द कंट्रोल, गो फॉर विच सोर्स, डेप्ट या डिबेंचर। बट इफ कंट्रोल डजंट मैटर फॉर यू, इफ कंट्रोल डजंट मैटर फॉर यू, विच सोर्स, इक्विटी और बोथ, डेट दोनों चलेगा। बट अगर कंट्रोल तुम अपने हाथ में चाहते हैं, तो ये बात तो निश्चित है, कहां से पैसा उठाओ, विद। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, अगर कंट्रोल को बेटा रिटेन करना है, क्या करना है बेटा, रिटेन करना है, तो बेटा डेट से पैसा उठाओ। बट कंट्रोल डजंट मैटर, राइट, कंट्रोल अगर मैटर नहीं करता है बेटा, तो कहां से पैसा उठा लो बेटा, कोई भी सोर्स से उठा सकता है तुम, तब इक्विटी से भी उठा सकता है या फिर बेटा डेट है, सो नो। तो पहला पॉइंट समझा, कहां से पैसा उठाए। अगर कंट्रोल तुम खुद से चाहता है बेटा कि और कंट्रोल ना बढ़े, लोगों में ना बटे, तो कहां से उठा लो। लेकिन अगर कंट्रोल मैटर नहीं कर रहा है, कोई हार्डली मैटर करता है, तो सर कहीं से भी उठा लो, डेट से या फिर इक्विटी, समझा। नेक्स्ट आओ नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी। मिला, फ्लेक्सिबिलिटी मिला होगा तुम लोग को बुक में, राइट, फ्लेक्सिबिलिटी मिला क्या, सुनो ध्यान से। कंपनी का बेटा 3 सोर्स होता है, लंबा सोर्स, कितना सोर्स, 3 सोर्स, लंबा सोर्स। पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा है बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तीसरा है डिवेंचर। डिवेंचर मतलब बाहर वाला लोन, समझो, क्या समझो, तुमको पता है बेचारा इक्विटी वाला है ना, अंत में रिपे होता है, वो खुद का है पैसा कंपनी का, लास्ट में रिपे करेगा। ये क्लास 11 में तुम लोगों को बताया था मैंने। डिबेंचर्स का जो टर्म है, वो टर्म जैसे पूरा हो जाएगा वो रिपे हो जाएगा, 5 साल, 7 साल, 3 साल। तो डिबेंचर्स को जल्दी रिपे करना पड़ता है, राइट। प्रेफरेंसेस वालों को भी ये दोनों फ्लेक्सिबल है, मतलब ये दोनों जल्दी रिपे हो जाते हैं, मगर ये एकदम लास्ट में रिपे होता है। कौन बेटा, इक्विटी। अब एक सवाल पूछो, मान लो मैंने पीयूष से पैसा लिया 5 लाख, मैंने बोला पीयूष 1 साल बाद तेरे को लौटा दूंगा। अगर मैं उसको 6 महीना में लौटा दूं, वो मना करेगा क्या, क्यों नहीं करेगा, उसका एक टेंशन खत्म हो गया कि जल्दी पैसा मिल गया, अगला 6 महीने का इंटरेस्ट भी लिया ही होगा मेरे से। डिबेंचर्स को अगर तुम जब मन चाहे तब लौटा दो, क्या बोला, प्रेफरेंसेस का भी ऐसा ही है। बट इक्विटी वालों का ऐसा नहीं, वो बेचारा कंपनी का खुद का है, उनका पैसा तब तक रिपे नहीं होगा जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाता। क्या बोला, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाता तब तक इक्विटी का पैसा रिपेमेंट। तो इसका फ्लेक्सिबल कौन कौन सा सोर्स हुआ, डिबेंचर और प्रेफरेंस। इक्विटी इज नॉट फ्लेक्सिबल। तो अगर कोई कंपनी के लिए बेटा फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करता है, तो कहां से पैसा उठाना चाहिए उसको, डिबेंचर या प्रेफरेंस। मगर अगर कंपनी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मैटर नहीं करता है बेटा, तो इक्विटी, उनको पता है इक्विटी अपना आदमी है, कुछ नहीं बोलने वाला है, भले ही कंपनी चले ना चले, जब बन चाहे तब देंगे उनको। तो कहां से पैसा उठाओ बेटा, इक्विटी। तो मेरा बोलने का मतलब है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर फ्लेक्सिबिलिटी है इंपॉर्टेंट, जरूरी है कंपनी के लिए, तो दे शुड गो फॉर डिबेंचर या। मगर बेटा फ्लेक्सिबिलिटी मैटर नहीं करता है, इफ फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट एन इंपॉर्टेंट मैटर, डजंट मैटर, तो कहां से उठाओ बेटा, इक्विटी से उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या था, नीव, एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल, और दूसरा पॉइंट क्या है, नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी जरूरत है बेटा, डिवेंचर प्रेफरेंस। फ्लेक्सिबिलिटी का तो नीड नहीं है ना बेटा,
इक्विटी से उठा लो, समझा मेरा? दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। नंबर थर्ड आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। क्या बोला? कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। सुन लो, आज एक वर्ड पढ़ा दूंगा तुम लोग को, तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुम इक्विटी से पैसा उठाएगा मतलब शेयर से उठाएगा, उठाएगा बेटा। अगर कंपनी का शेयर्स नहीं बिकता है ना, कंपनी को दलाल रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? दलाल बेटा अंडर राइटिंग का खर्चा लेता है। क्या लेता है? वो गारंटी लेता है बेटा। क्या लेता है? गारंटी कि अगर कंपनी का शेयर्स नहीं बिका तो मैं बिकवा दूंगा। तो वो जो इंसान गारंटी लेता है उसको अंडर राइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बदले में वो तेरे से दलाली लेगा, तो उसका जो दलाली है ना बेटा, उसको अंडर राइटिंग कमीशन बोलता है। क्या बोलता है बेटा? बट ये अंडर राइटिंग कमीशन कब लगता है? जब तुम कहां से पैसा उठा रहे बेटा? क्योंकि शेयर्स में दलाली लगता है, राइट बेटा। अगर तुम डिवेंचर से पैसा उठाएगा ना, जीरो दलाली। क्या बोला? तुम्हारा नाम है, कंपनी का गुडविल अच्छा है, कोई भी पैसा देगा, दलाली नहीं लगता है। किसमें नहीं लगता है? तो इसका मतलब पैसा उठाने का भी खर्चा लग रहा है। किसमें? तुमको डर है, तुम्हारा कंपनी नया है, शेयर्स बिकेगा नहीं, तो फिर क्या करूं मैं? दलाल रखो। दलाल को क्या दो बेटा? कमीशन बेटा। तो ये जो खर्चे हैं, जो ब्रोकरेज का खर्चा, किसका खर्चा? अंडर राइटर का खर्चा। ऐसे बहुत सारे खर्चे लगते हैं जब आप शेयर से पैसा उठाते हो। इन सब खर्चों को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? एग्जाम में बहुत बार पूछता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, कि फ्लोटेशन कॉस्ट किसको बोलते हैं। क्या बोला मैंने? जैसे मैंने बोला एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, सब धगाधक लिखने लगा। फ्लोटेशन कॉस्ट पूछता भी है एग्जाम में। हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है सर? जब आप कोई नया शेयर्स इशू करते हो, उस समय बहुत सारा खर्चा उस समय लगता है, उसको कौन सा कॉस्ट बोलेगा? तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर ज्यादा लगेगा, कौन बोलेगा? अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, कहां से पैसा उठाओ? डिबेंचर। क्योंकि इक्विटी में लगता है ना फ्लोटेशन कॉस्ट, शेयर्स में लगता है ना। तो अगर कंपनी का फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ज्यादा है, कहां से पैसा उठाओ? लेकिन अगर बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट कम है, कहां से उठा लो? और शेयर्स उठाना बहुत अच्छा है, माथे का कोई टेंशन नहीं है, जब मन चाहे तब रिपे करो। डिबेंचर तो रोज आके दरवाजा खटखटाएगा, पैसा दे हमारा, पैसा दे, नहीं देगा तो तुम्हारा प्रॉपर्टी बेच देगा। अगर एसेट लिया होगा तो एसेट भी लेके चला जाएगा। तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर कम लगे बहुत अच्छा है, बट अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा लग रहा है ना, कहां से उठा लो? तीनों पॉइंट समझा? आई होप थिंग्स आर क्लियर। पहला पॉइंट एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बेटा पॉइंट नंबर 4 आ जाओ सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4। जैसे मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूं, पहले वो पॉइंट, बुक में बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, बट पहले जो कॉमन पॉइंट पढ़ा रहा हूं वो देख लो। तुम्हारे बुक में शायद 8 या 9 नंबर है, 10 नंबर है, कैश फ्लो पोजीशन। क्या बोला मैंने? मिला कैश फ्लो पोजीशन? हाँ मिला। चलो मैं तुम लोग को पहले कैश फ्लो का मतलब बताता हूं। किसका मतलब? कैश फ्लो। हम लोग एक चैप्टर करेंगे कैश फ्लो, हाँ, तो उस समय फिर कैश फ्लो का मतलब मैं तुम लोग से तब नहीं पूछूंगा, आज समझ लो अच्छा से। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है सर? पैसा कैसे कैसे आता है। क्या बोला? मान लो मेरा पहले साल का बेटा, पहले साल का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 5 लाख रुपया। कितना बेटा? दूसरे साल का प्रॉफिट है मेरा 3 लाख रुपया। कितना रुपया? तीसरे साल का बेटा मेरा प्रॉफिट है, चौथे साल का प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपया। कितना रुपया? और लास्ट 5वें साल का बेटा प्रॉफिट है 2 लाख। ये पोजीशन देखे तुम लोगों को कैसा लग रहा है? एक और पोजीशन देता हूं तब बताना ठीक लग रहा है कि खराब लग रहा है। चलो क्या पता आंसर बदल जाए। पहले साल का 5 लाख, दूसरे साल का 5.5 लाख, तीसरे साल का 5,80,000, 6 लाख, 5,70,000। बिजनेस में पैसा कैसे कैसे आ रहा आएगा, फ्यूचर है, आने वाला है, ऐसा ऐसा करके फ्यूचर प्रोजेक्शन है। तो आप किसमें ज्यादा सेटिस्फाइड हो? सेकंड वाले में, या ये मेरा ऑप्शन 1 है बेटा, ये ऑप्शन 2 है? बताओ 2 में क्यों? फिगर ज्यादा इसलिए? क्या फिगर ज्यादा इसलिए? श्योर एकदम? चलो अगर मैं बेटा इसको 10 लाख कर दूं, अब आंसर सेकंड वाला। टोटल चेक कर रहे हो? सुनो, कभी टोटल मत चेक करो। द थिंग इज तुम्हारा कैश फ्लो कितना स्टेबल है वो चेक करो। स्टेबिलिटी। तुम भले पहला साल 10 लाख कमाया, उम्मीद है तुमको, बेटा दूसरे साल देखो स्टेबिलिटी खत्म हो गया। कितना हो गया? तीसरे साल और स्टेबिलिटी डगमगा रहा है, चौथा साल बढ़ा है, फिर पांचवा बढ़ रहा है, मगर स्टेबिलिटी नहीं है ना कुछ। इसका स्टेबिलिटी देखो कितना अच्छा है। मैं ऐसा बोलूं 5 से 6 लाख के बीच में हर साल आ रहा है। 5 लाख, 5.5, इतना तो होगा ही हर साल। कौन पूरा एग्जैक्ट 5 लाख कमा लेगा? नहीं ना कमाएगा। स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है? तो जो कैश फ्लो स्टेबल है बेटा, अगर कंपनीज को ऐसा लगता है उनका स्टेबल है कैश फ्लो, उनको कोई टेंशन होगा कभी? वो बाहर से पैसा उठा पाएगा? हाँ। लेकिन बेटा अगर तेरा ऐसा सिचुएशन है ना, तुम पहला साल 10 लाख कमा रहे हो, अगर अगले साल में 1 ही लाख कमाऊंगा,
कहाँ से बाहर वालों को पैसा देगा? तुम डिबेंचर वालों को कहाँ से देगा? नहीं दे पाएगा ना। तो अगर तेरा कैश फ्लो अनस्टेबल है, क्या डिबेंचर से पैसा उठाना चाहिए? कहाँ से उठा लो? इक्विटी से। इक्विटी को घंटा फर्क पड़ता है, वो तो लास्ट में पेमेंट होगा, राइट? तो जब तेरे को लग रहा है कैश फ्लो स्टेबल नहीं है, इक्विटी से उठा लो। जब लग रहा है कैश फ्लो स्टेबल है, कहाँ से उठा लो? समझा मेरा बात? फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ? स्टेबल कैश फ्लो मीन्स यू कैन गो फॉर डेट, अनस्टेबल कैश फ्लो यू शुड रिटेन विथ इक्विटी, राइट? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन नाउ। चारों पॉइंट क्लियर हुआ? मैं फिफ्थ पॉइंट बढ़ने से पहले एक खाली सवाल पूछूंगा, किसका कॉस्ट ज्यादा होता है बेटा, डेट का या इक्विटी का? किसका कॉस्ट ज्यादा होता है? ये भी आता है एग्जाम में भैया, एमसीक्यू में धपाधप पूछता है वो लोग। पिछले साल का पेपर मिला लेना, एनीवन। किसका कॉस्ट ज्यादा होता है, डेट का? इसका आंसर तेरे बुक में लिखा हुआ है, मैं जब आएगा तो बता दूंगा, बट बुक बिना देखे बताओ। डेट। कौन कौन बोल रहा है सर? इक्विटी नहीं, इक्विटी। रचिता इक्विटी, दृष्टि इक्विटी, नूरुद्दीन इक्विटी। क्यों नूरुद्दीन, क्यों? मन किया इसलिए। सिमरन इक्विटी, डेट। नीव, नीव डेट ज्यादा। अर्चना लास्ट आपसे पूछता हूं मैं, आपका आंसर फाइनल ले लिया जाएगा। चलो, अर्चना ने बोला इक्विटी, इक्विटी इज द करेक्ट आंसर। सही है ना? अरे आपका आंसर फाइनल है तो मुझको सही बताना पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सुनो, इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा होता है, वेरी गुड। जो दो तीन जन जैसे बोला, नूरुद्दीन, रचिता, तुम लोग बिल्कुल सही है। सुनो ध्यान से, दृष्टि भी इक्विटी, वेरी गुड। जानवी डेट बोली ना? कुछ नहीं बोली, न्यूट्रल है, ना बीजेपी ना टीएमसी। सुनो ध्यान से, इक्विटी का बेटा कॉस्ट ज्यादा रहता। पूछो क्यों? अरे भाई साहब, ये लोग पूरा रात रात भर सो नहीं पा रहे, लोग कंपनी में पैसा लगाया है ना, इन्वेस्टर्स है लोग, तो इनका रिटर्न कहीं ना कहीं 15-20% होता होगा ना। तुम क्या 2% रिटर्न लेने के लिए कंपनी में पैसा लगाएगा? दे आर द इन्वेस्टर्स, एवरी इन्वेस्टर डिजायर्स टू अर्न मोर, दे आर नॉट इवन एबल टू स्लीप। अगर कंपनी बंद हो गया तो रातों रात उनका पैसा डूब जाएगा। इन्वेस्टर्स है वो लोग, उनका रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है, 15-20%। ये डेट है बेटा, ये ऑलरेडी कंपनी का एसेट गिरवी रख चुका है, ये ऑलरेडी कंपनी का एसेट, तो इसका रिस्क कम हो गया बेटा। रिस्क कम तो रिटर्न भी कम होगा। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क। तो इनका बेटा रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम। इनका कॉस्ट 6%, 8% इंटरेस्ट रेट यही रहता है, इनका 15%, 20% रहता है। तो डेट का कॉस्ट हमेशा कम रहेगा बेटा, इक्विटी का कॉस्ट। तुम लोग जो जो बोला ना सर, डेट का कॉस्ट अगर ज्यादा, कौन कौन बोला सर डेट का कॉस्ट ज्यादा रहता है? तुम लोग जो बोला डेट, तुम समझो अगर डेट का कॉस्ट ज्यादा रहता तो कंपनी के बैलेंस शीट में डेट आता ही नहीं कभी। कंपनी पूरा पैसा कहां से उठाता? बट कंपनी के बैलेंस शीट में डेट देखता है। तुम लोग अपने सम्स याद करो, 20 लाख 30-30 लाख का डेट रहता नहीं था कल? तो डेट का कॉस्ट कम है तभी ना 30-30 लाख का डेट लेके रखा है। यस और नो? तो कोई को सम्स में देखा तो जितना डेट उतना इक्विटी। यस और नो? समझा मेरा बात? क्लियर हो गया? तो कॉस्ट ऑफ डेट कम होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा? चलो अब मैं फिफ्थ पॉइंट में चला जाता हूं। किस में चला जाता हूं सर? फिफ्थ पॉइंट में। सर फिफ्थ पॉइंट सुन लो ध्यान से। फिफ्थ पॉइंट है बेटा नेचर ऑफ बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट है बेटा नेचर ऑफ बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट है बेटा नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है? नेचर ऑफ बिजनेस, ये बहुत इजी है। अगर कंपनी का बेटा बिजनेस नया है, कहां से पैसा उठाएगा? नया बिजनेस है, डिवेंचर वाला तुमको पैसा दे देगा? इक्विटी से मैनेज करना पड़ेगा ना। न्यू बिजनेस है, इक्विटी। बिजनेस पुराना हो गया, नाम हो गया, डेट। हाँ, लोन से ले सकता है तुम, लेकिन तुम खुद सोचो, तुम पहला बार, तेरा कोई प्रॉफिट का प्रोजेक्शन ही नहीं है, कौन तुमको लोन दे देगा? तुम यही अगर 5 साल में 50-50 लाख कमाओ, तुमको फोन आएगा दृष्टि चला के, मैडम आप हमारे बैंक से लोन लीजिएगा क्या? बहुत जन के पास फोन भी आता होगा, शायद किसी के पापा मम्मी जो बिजनेस करते हो कि लोन लीजिएगा क्या हमसे, आता ही होगा। तो सर क्यों आता है? बैंक को इंटरेस्ट मिलना है ना। बट ये तुम खुद नया बिजनेस है, तुम खुद सोच जाएगा बैंक को, बोलेगा सर लोन दीजिए, बोलेगा बैलेंस शीट दिखाओ पिछले साल का, पहला यही होगा। खुद से पूछना मम्मी पापा से, अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है तब जाके तुमको बैंक से लोन मिलेगा। आईटी फाइल मेंटेन करते होंगे सबके मम्मी पापा, ताकि बैंक से लोन लेने में क्या रहे, सुविधा रहे। तेरा तो नया बिजनेस है, तू तो टैक्स भी नहीं दिया अभी तक, कहां से तेरे को लोन मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझा मेरा बात? तो न्यू बिजनेस है, इट इज नॉट इजी टू ऑब्टेन मनी फ्रॉम डेट। सो इन केस ऑफ न्यू कंपनी, कहां से पैसा उठाता है? एक और एग्जांपल प्लीज, मैं बताऊं, लिखना मत, ये वाला दिमाग से भूल जाना खाली। आजा, आईपीओ क्या बोला? इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है? जब बेटा कंपनी नया नया आता है ना, वो आईपीओ लेके आता है। क्या लेके आता है? कि हम पहली बार शेयर इशू कर रहे हैं, प्लीज आइए और हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, हम आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। तो कंपनी हमेशा, नया कंपनी शेयर होल्डर्स के पास आता है कि आप हमारी कंपनी में पैसा
लगाइए। जब अच्छा खासा शेयर्स हो जाता है, कंपनी उस पैसा को यूज करता है, बिजनेस को बड़ा करता है, तब जाके कंपनी फिर आगे कहां से पैसा उठाता है? डेट से। समझा मेरा बात? तो न्यू कंपनीज ऑलवेज आईपीओ करता है। क्या करता है? आईपीओ का फुल फॉर्म बोला बेटा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, ये काम आएगा जब मैं एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा, अभी के लिए भूल जाओ उसको। ठीक है, क्या फुल फॉर्म बोला सिमरन? अभी भूलने के लिए बोला है, क्यों सोच रहा है? नहीं भूल जाओ, ठीक है। चलो, फिफ्थ पॉइंट हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस, राइट। एक पॉइंट, दो पॉइंट और पढ़ो और जल्दी से। पॉइंट नंबर 6 बेटा, कैपिटल मार्केट कंडीशन। कैपिटल मार्केट कंडीशन, जल्दी से। क्या बोला? कैपिटल मार्केट कंडीशन। सर, कैपिटल मार्केट कंडीशंस, मार्केट बहुत बूम में चल रहा। बूम बूम मतलब शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है, बाजार में डिमांड हेवी है। तुम खुद सोचो, अगर बाजार अच्छा है, कहां से पैसा इजीली मिल जाएगा? इक्विटी शेयर्स, क्योंकि हर शेयर होल्डर चाहता है कि शेयर का प्राइस बढ़े। तुम आज अगर 10 रुपए में निवेश कर रहे हैं, कल को वो 15-20 हो जाएगा, ये और नो? तो अगर बाजार बूम चल रहा है ना बेटा, शेयर से पैसा उठाओ। कहां से उठाओ बेटा? कोविड के समय सारा कंपनीज का शेयर का प्राइस कम, कोई इन्वेस्ट कर रहा था उस समय? उल्टा जिसका इन्वेस्टमेंट था वो भी निकाल ले रहा था डर के मारे। तो जब बूम चल रहा है, क्या चल रहा है? बूम। क्या चल रहा है? कहां से पैसा उठाओ? शेयर से। बट बूम नहीं चल रहा है काव्या, क्या चल रहा है? वेरी गुड, रिसेशन। तो कहां से उठा लो? डिबेंचर से उठा लो। तुम्हारा नाम अगर अच्छा है, डिबेंचर वाला तेरे को पैसा दे देगा। तो कैपिटल मार्केट कंडीशन बेटा, अगर बूम है तो आसानी से इक्विटी मिल जाएगा। अगर रिसेशन चल रहा है बेटा, तो इक्विटी से कोई पैसा तेरे को मिलने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुआ सर? डन। चलो, एक लास्ट और बस, 7 पॉइंट। बहुत ज्यादा हो गया यार, बहुत ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है क्या? चलो, क्या बोला मैंने? पीरियड एंड पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग। पीरियड एंड पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग है, तुम ही लोग बता देगा सर। अगर मैं चाहता हूं कि मैं जहां से पैसा उठाऊं वो जिंदगी भर मेरे पास रहे, कभी मेरे को फोन करके परेशान ना करे कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो, कहां से? परमानेंट पैसा अगर चाहिए, इक्विटी। मीडियम टर्म चाहिए, 5 साल 7 साल, डिवेंचर। तो इफ यू वांट मीडियम टर्म फाइनेंसिंग, डिवेंचर वगैरह, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह। बट अगर तुमको परमानेंट पैसा चाहिए बेटा, कहां से उठा लो? तो पीरियड एंड पर्पस समझ में आया कि क्या पर्पस और क्या समय के लिए तुमको पैसा चाहिए। ये कितने पॉइंट हो गए बेटा? 7 पॉइंट। सुनो मेरा बात, ये 7 पॉइंट मैंने पढ़ाया। अभी एक पॉइंट और होता है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या बोलता हूं सर? ये पॉइंट आप अभी तक क्यों नहीं बताया? अरे भाई, इस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 7 पॉइंट तो है, और अलग से क्वेश्चन आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या बोला? मैं आज जो पढ़ा रहा हूं ना, हो सकता है टॉपिक कम कवर करूं, बट आज इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूं। ये बात ध्यान रखना। 2 ही दिन लगेगा मेरे को। क्या बोला? अगर आज ज्यादा टाइम लग रहा है तो अगले दिन कम लगेगा, मगर आज का जो टॉपिक है ना रश्मि चौरड़िया, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। 8वां पॉइंट और है बेटा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या पॉइंट है सर? अपने इस पॉइंट पर प्रकाश डालेंगे अभी। कौन सा पॉइंट है सर? तुम्हारे बुक का पॉइंट नंबर 1 ही तुमको मिलेगा। ये खोल लो बुक अपना, तुमको बेटा बुक का पॉइंट नंबर 1 ही मिलेगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये मैं पूरा समझाने वाला हूं एक एग्जांपल लेके। और वो एग्जांपल में बेटा डेटा सुन लो तुम लोग, अभी कोई लिखेगा नहीं, डेटा तुम्हारे बुक में ऑलरेडी तुमको मिल जाएगा। बट ये समझो होता क्या है, सुनो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब कितना पैसा इक्विटी से उठा और कितना पैसा डेट से उठाए। क्या बोला? कितना पैसा? कितना पैसा? इसको क्या बोलते हैं? अरे और एक चीज बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, इक्विटी और डेट का रिलेशन, तो उसको क्या बोलते हैं? नहीं, आज पढ़ा है मैंने, इसी को बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। यही तो डेट इक्विटी रेशियो है, कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा। समझा मेरा बात? डेट इक्विटी का जो रेशियो बेटा वो क्या है? कैपिटल। मैं जब कॉलेज में था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास था, मेरे आगे एक लड़का बैठता था, वो तो सुसाइड कर लिया था बेचारा। तो उसको पूछा गया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, एकदम गवार था, सॉरी। देखिए, उठता है, हाथ उठाया, अकेला वही उठाया, बोलता सर कैपिटल स्ट्रक्चर मीन स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल। सर सीधा उसको बाहर दिए, उसको मस्ती मजाक कर रहा था, दिए खटक से 2 डंडा पूरा मार के भगा दिए। तो कभी ऐसा पूछा जाए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लिखेगा द रिलेशनशिप या द रेशियो बिटवीन डेट एंड इक्विटी इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। समझा मेरा? नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल। समझा? चलो अब सुनो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कितना रेशियो रहना चाहिए। अब सुनो, मैंने बोला कंपनी में डेट और इक्विटी दोनों है ना, प्रेफरेंस भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? तो डेट इक्विटी प्रेफरेंस का जो मिक्सअप होता है ना बेटा, पूरा मिला जुला के, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब अपने पास एग्जांपल है, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान से। एक कंपनी को बेटा 1 करोड़ रुपया चाहिए। कितना रुपया? ये डेटा अच्छा से देख लो प्लीज। कंपनी को रिक्वायरमेंट है कितना रुपया बेटा? जल्दी से बोलो।
कितना रुपया? कंपनी के पास बेटा दो ऑप्शंस है, क्या बोला? दो ऑप्शंस है, TOPTIONS। हाँ, पहला ऑप्शन क्या है सुनो, पहला ऑप्शन में 30 लाख बेटा डिवेंचर से उठा लो, कितना? उसी ऑप्शन में 10 लाख कहां से उठा लो बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स। और बाकी बेटा 60 लाख कहां से उठा लो? समझ में आया? पहला ऑप्शन है ये। 1 करोड़ हो रहा है टोटल, अरे 100 लाख हो रहा है ना, 1 करोड़ हो रहा है। और ऑप्शन 2 बेटा क्या है मेरे पास? ऑप्शन 2 ये ऑप्शन 1 हो गया, राइट? इसको ऐसे लिखता हूं, ये मेरा क्या हो गया? ऑप्शन 1। और एक ऑप्शन 2 है मेरे पास, और ऑप्शन 2 क्या है सुन लो, 10 लाख डिबेंचर से उठाओ, कहां से उठाओ सर? उसके बाद प्रेफरेंस से घंटा उठाओ, 90 लाख कहां से उठा लो बेटा? हो गया। दोनों केस में 1 करोड़ उठ रहा है, उठ रहा है क्या? आवाज आ रहा है कुछ? क्या दोनों केस में 1 करोड़ रुपए उठा रहा है कंपनी? अच्छा, तेरे से बेटा डिबेंचर वाला क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा, राइट? तो मान लेते बेटा इंटरेस्ट का रेट 12% है दोनों केस में, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? प्रेफरेंस शेयर्स वाला क्या मांगेगा तेरे से? हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स वाला क्या मांगेगा बेटा? डिविडेंड मांगेगा। तो मान लेते बेटा इसी में है ना, इसमें तो प्रेफरेंस शेयर्स है भी नहीं, इसमें है क्या प्रेफरेंस शेयर? तो मान लेते बेटा इसमें प्रेफरेंस शेयर्स का बेटा रेट है 14%। कितना परसेंट है? और कुछ चाहिए तुम लोग को? कुछ नहीं चाहिए। अब सुनना, हाँ ठीक है। इक्विटी का तो एक्सपेक्टेशन डिविडेंड रहता है, बट डिविडेंड का रेट नहीं रहता उनका, समझ? हमेशा किसका रेट रहेगा? प्रेफरेंस शेयर्स का। अब सुनो ध्यान से, ऑप्शन 1 भी है और ऑप्शन, दिस विल टेक जस्ट 5 मिनट। अच्छा समझना प्लीज, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऑप्शन 1 में 30, 10 और 60 याद हो गया मेरे को? तो याद हो गया। ऑप्शन 2 में 10 लाख और 90 लाख, प्रेफरेंस से कुछ नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कोई भी ऑप्शन हो, इमेजिन कर लो बेटा कि कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या बोला? चाहे ऑप्शन 1 हो या ऑप्शन 2 हो, इंटरेस्ट के पहले और टैक्स के पहले मान लेता बेटा कंपनी 20 लाख कमा रहा है, चाहे कोई भी ऑप्शन हो, ठीक है? कोई भी ऑप्शन हो, कंपनी कितना कमा रहा है बेटा? चाहे ऑप्शन 1 हो या ऑप्शन, कोई दिक्कत? सर अब अगर मैं ऑप्शन 1 का बात करूं तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, तो तुम लोग को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिखाया था, इंटरेस्ट माइनस होता है पहले, यस और नो? इंटरेस्ट बेटा ऑप्शन 1 में कितना डिवेंचर है? 30 लाख रुपए उठाया तो उस पर कितना परसेंट लेगा? तो वो लोग कितना मांगेगा कंपनी से? 30 लाख इंटू 12% मांगेगा, कितना आएगा सर? 3,60,000। तो यहां से इंटरेस्ट का पैसा चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। यहां से कितना जाएगा बता पाएगा मेरे को? कितना डिवेंचर है? 10 लाख रुपया, कितना परसेंट है बेटा? 12%, कितना आएगा सर? ये समझा कैसे आया? डिबेंचर्स का जो वैल्यू है उस पर इंटरेस्ट अमाउंट कर दिया मैंने, लगा दिया। अब ये जो बचेगा सर, इसको अर्निंग बिफोर टैक्स बोल सकता हूं। इंटरेस्ट तो दे दिया, खाली क्या देना बाकी है सरकार को? टैक्स, ठीक है सर। अभी कितना आ रहा है बोलो तो पहले मेरे को, कितना आ रहा है बोलो ना? 16 लाख आया। और इसमें कितना है बेटा? 18 लाख, ठीक है? तुम लोग बोल लेना, मेरे को देखना पड़ रहा है डेटा। हो गया? प्लीज बोलो। डन? अर्निंग बिफोर टैक्स है। अब बेटा सरकार को क्या चुका दो इसमें? टैक्स। टैक्स का रेट ये लोग अज्यूम किया बेटा 50%। कितना अज्यूम किया बेटा? तो इसका टैक्स कितना आ जाएगा बेटा? इसका आधा ही ना आएगा, जो तुम कमाए उसका 50%। इसमें कितना आएगा बेटा? 9 लाख। अब ये जो आएगा सर, ये आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला जा सकता है। कितना आएगा? अरे वही तो आएगा सर, 50% माइनस किया तो 50% ही ना बचेगा। आया? ये आया अर्निंग आफ्टर। दृष्टि, इस अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में क्या इंटरेस्ट पे हो चुका है? श्योर, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो चुका है। सर अब कंपनी का अंदर का शेयर होल्डर लोग बाकी है, कौन कौन सा 2 शेयर होल्डर बाकी है? प्रेफरेंस को प्रेफरेंस मिलता है पहले, डिविडेंड पहले उनको पे होगा, उसके बाद जो बचेगा वो किसका होगा? तो बेटा पहले प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करूं, लॉजिक समझ रहे हो? प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करो। पहले केस में प्रेफरेंस कितना है? 10 लाख, उसका 14% कितना होगा? 1 लाख आया, माइनस हुआ। इसमें है ही नहीं प्रेफरेंस शेयर, देने का जरूरत ही नहीं है बेटा। कितना बचेगा? 6 लाख। इसमें क्या बचेगा? आया? अब ये जो अर्निंग बचा 680 और 940, ये किसके लिए बचा? इसको बेटा लिखते हैं पाफेस। क्या लिखते हैं? पाफेस। क्या लिखते हैं? पाफेस मतलब होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है? पाफेश, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर। तो पहला केस में 680 है बेटा पाफेश, ऐसे लग रहा है माफिया का नाम है पाफेश, इधर आओ बेटा, ठीक है? और दूसरे केस में पाफेश कितना है?
9,40,000। अब एक चीज बताओ नीव, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, चलो तुम इतना दूर से आता है पढ़ने के लिए। ऑप्शन 1 में पाफेश है 680, ऑप्शन 2 में पाफेश है 940। मतलब पहले ऑप्शन में पूरे इक्विटी वालों के लिए 680 बच रहा है, और दूसरे ऑप्शन में पूरे इक्विटी वालों के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 नहीं बोलो, ऑप्शन 1 तुम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन 2। हाँ ये रहा क्वेश्चन। हाँ कौन कौन ऑप्शन 2 बोल रहा, हाथ उठा लो। मेजोरिटी इज ऑप्शन 2, राइट। बट बेटा द करेक्ट आंसर इज बेटा ऑप्शन 1 इज बेटर। अब ऐसा क्यों हुआ समझो, नहीं एकदम सही हो, कुछ सोच के ना बोलो। हालांकि जो सोचा मैं नहीं पूछ रहा, बट सही सोचा होगा वो। सुनो, ऑप्शन 1 सही है सर, ऑप्शन 1। अब समझो रीजन क्यों सर। ये जो 680 है ना बेटा, ये किस में बटेगा? ये जो 940 है वो भी किस में बटेगा? टू बी मोर लॉजिकल प्लीज, अब यहीं से मेरे को और 2 मिनट लगेगा। मैंने 5 मिनट बोला था ना, 3-4 मिनट हो गया, 2 मिनट और सुन लो प्लीज। क्लास खत्म नहीं हो रहा है, टॉपिक खत्म हो रहा है। सुनो ध्यान से, सिमरन टाइम देख रही है। सुनो, 60 लाख इक्विटी शेयर से पैसा उठाए तो पैसा ही तो है 60 लाख रुपया। ये क्या है? पैसा ही तो है। कितना रुपया उठाया सर इक्विटी से? 60 लाख। तुम समझो, मान लो बेटा एक शेयर 100 रुपया का होगा। कितना रुपया का? तो तुम 100 रुपया एक शेयर, प्लीज समझना ध्यान से, तुमको 60 लाख रुपया चाहिए। कितना रुपया? तुमको एक आदमी दे देगा मान लो 100 रुपया, तुम उसको एक कागज देगा, ये शेयर देगा, वो आदमी तुमको कितना दे दिया? तुम दूसरे आदमी को कागज दिया मतलब शेयर दे दिया, वो वापस कितना दे दिया? तो मेरा सवाल ऐसा, कितना कागज तुमको देना पड़ेगा आदमी लोग को? 60,000 कागज देना पड़ेगा। यस और नो? ऐसा कितना कागज देना पड़ेगा? तो इसका मतलब इसमें टोटल शेयर्स कितना हो गया? 60,000। यस और नो? अगर मैं ऐसा बोल दूं सर, मान लेते हैं कागज का दाम 10 रुपया है सर, तो कितना कागज देना पड़ेगा? 6 लाख। चलो कागज का दाम 10 ही रुपया मान लेते हैं, तो ऐसा कितना कागज देना पड़ा? यानी कंपनी 6 लाख शेयर इशू किया, हर शेयर का 10 रुपया मिला कंपनी को, तब जाके कंपनी का झोली में कितना रुपया आ गया? तो ऐसा 6 लाख शेयर इशू किया कंपनी 10 रुपया करके लोगों को, तब जाके लोगों ने कितना रुपया दिया? 60 लाख रुपया दिया। सर यहां पे भी तो बेटा कुछ कागज का दाम होगा, यहां पे भी 10 रुपया कागज का दाम होगा। 10 रुपया कागज का दाम यानी शेयर का दाम, और कंपनी को 90 लाख रुपया उठाना है, तो ऐसा कितना शेयर्स देना पड़ेगा? 9 लाख। मतलब सर यहाँ पे कंपनी का शेयर्स 9 लाख शेयर्स है, टोटल शेयर्स। यहाँ पे टोटल कितना शेयर्स है? तो बेटा ये जो 680 बटेगा, ये 6 लाख लोगों में बटेगा, और ये जो 940 बटेगा 9 लाख लोगों में बटेगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे चेक करूं नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे 6 लाख शेयर हुआ और यहाँ पे 9 लाख शेयर हुआ, तो तुम खुद सोचो 6 लाख आदमी में केवल 6,80,000 रुपया बट रहा है, तो एक आदमी को कितना रुपया मिल रहा है बताओ तो? 6 लाख लोगों में 680 बट रहा है, तो एक आदमी को कितना? 6 लाख में अगर 12 लाख रुपया बटता तो एक आदमी को कितना रुपया मिलता? 2 रुपया ना। अरे 6 लाख शेयर्स में 12 लाख रुपया बट रहा है, तो एक आदमी को कितना रुपया मिला? 1 रुपया 80 पैसा। कुछ भी आएगा, इसको इससे डिवाइड कर लो ना बेटा। 680 बाई 6 लाख, ये तो कितना रुपया आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर बताओ? 680 बाई 6 लाख कितना आंसर आया? 1.13। हाँ, तो इसका मतलब इसमें आदमी का अर्निंग्स 1.13 है कि नहीं है? यानी एक आदमी 1 रुपया 13 पैसा कमा रहा है, और यहाँ पे कितना कमा रहा है? 940 बाई 9 लाख। एक आदमी कितना कमा रहा है सर? 1 रुपया 4 पैसा। तो अगर तुमको एक शेयर पे 1 रुपया 4 पैसा मिलता है, और यहाँ पे एक शेयर पे 1 रुपया 13 पैसा मिलता है, कौन सा ज्यादा बढ़िया है? ऑप्शन 1। तुम ये मत सोचो 1 रुपया 13 पैसा, अरे भाई हो सकता है कंपनी का लाख शेयर तेरे पास हो। अरे भाई ये तेरा एक शेयर पे अर्निंग है 1 रुपया, तेरे पास अगर लाख शेयर हो तो इंटू लाख कमाया ना तुम। दिखने में छोटा लग रहा है, दिखने में, बट छोटा है नहीं, क्योंकि तेरे पास अगर लाख शेयर है तो लाख इंटू 1.13 कमा रहे तुम। बट ये हाई किसका आया? ऑप्शन 1 का या ऑप्शन 2 का? तो ऑप्शन 1 का जो आंसर आया या ऑप्शन 2 का, उसको बोलते हैं बेटा ईपीएस। क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। क्या होता है? एक शेयर के पीछे कितना कमाया। तो तुम लोग ये जो प्रॉफिट देख रहा था ना बेटा, ये प्रॉफिट से मतलब नहीं है। तुम ये देखो एक शेयर पे आदमी कितना कमा रहा है, एक शेयर पे आदमी कितना कमा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑप्शन 1 ज्यादा अच्छा, ऑप्शन 2 इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको क्या बोलते हैं सर? तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में तुम सोचो डिवेंचर कितना उठाया यहां से ऑप्शन 1 से? ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 में 90 लाख खुद का रुपया, चेक करो। लेकिन ऑप्शन 1 में खाली खुद का कितना रुपया है? खुद का रुपया कम होते हुए भी ऑप्शन 1 का आंसर अच्छा आ रहा है। ऑप्शन 2 में खुद का रुपया बहुत ज्यादा है कंपनी का, कितना रुपया, लेकिन फिर भी शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि उनको खाली कितना रुपया मिल रहा है?
तो हार्डली मैटर्स कि कंपनी का खुद का पैसा ज्यादा है तो क्या हुआ, कंपनी डिवेंचर्स उठा के भी शेयर होल्डर्स को ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। तो सोचो कंपनी का डेट भी अगर है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, शेयर होल्डर खुश है मतलब सब खुश है। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि खुद का ही पैसा अगर ज्यादा हो, डेट कम हो तो कंपनी अच्छा चलेगा, ऐसा जरूरी। डेट ज्यादा भी हो, खुद का पैसा कम भी हो तो कंपनी आगे अच्छा प्रॉस्पर कर सकता है। तो दिस एंटायर कंसेप्ट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समझा तुम लोग मेरा बात? अगर आज है ना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पूरा एक्सप्लेन करके तुम लोग को लिखना पड़ेगा, तो डेटा याद कर लेना। 60 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 90 लाख, इंटरेस्ट 12%, प्रेफरेंस 14%, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स का खाली डेटा याद रखना, दोनों कंपनी 20 लाख 20 लाख, फिर पूरा डेटा याद रख लेना। समझा मेरा बात? यू हैव टू से दिस इलस्ट्रेशन, ऑफ राइट दिस इलस्ट्रेशन। तो ये टोटल 8 पॉइंट हो गए मेरे, क्या चीज के सर? फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये 8वां पॉइंट ही है मेरा, बट ये पॉइंट अलग से क्वेश्चन आ जाता है। समझा मेरा बात? देखो यहां तक पढ़ने में को कितना 35 मिनट चला गया, बट वर्थ है कि नहीं? तुम लोग बोलो। अरे आवाज ही नहीं आ रहा, छोड़ो, वर्थ नहीं है मतलब। हाँ दृष्टि, नाखून मत खाओ। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट सर। अब सुनो ध्यान से, ये तुम लोग बहुत अच्छे से जानता होगा बेटा, कंपनी का 2 तरह का कैपिटल होता है, राइट? एक होता है और एक होता है, सुना है ना तुम लोग? बट मैं आज तुम लोग को 1-2 बातें और बताता हूं इनके बारे में, आज तक कभी नहीं बताई 11 में। फिक्स्ड कैपिटल को बेटा 2 नाम से और जाना जाता है। फिक्स्ड कैपिटल को 2 नाम से और जाना जाता है सर। एक नाम है बेटा ब्लॉक्ड कैपिटल, क्या बोला? और एक नाम है बेटा परमानेंट कैपिटल, क्या नाम है? काव्या बता सकता है फिक्स कैपिटल को परमानेंट कैपिटल क्यों बोला जाता है? सर फिक्स है इसमें, फिक्स है मतलब फिक्स। समझ दो, फिक्स कैपिटल जो है बेटा वो फिक्स है, बात समझ रहा हूं, लेकिन वो इरिवर्सिबल, एक बार पैसा लग गया ना फिर वापस नहीं आता वो पैसा, इसलिए वो फिक्स है, नहीं परमानेंट है। और ब्लॉक का भी सेम रीजन है, राइट? पैसा एक बार लग गया वो ब्लॉक हो गया। समझा? हम लोग बहुत बार इन्वेस्ट कर देते हैं, उसका दिखता है उसका वैल्यू घट जा रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा, तू बेचने का ही मन नहीं करेगा, लॉस में क्यों बेचेगा? तो फिक्स कैपिटल का 2 नाम क्या हुआ बेटा? ठीक है, एवरीथिंग विल बी रिटन। मेरे को नहीं पता, मेरे पास बुक का पेज नहीं पता, बट सब बुक में होगा तुम्हारे, खोज लेना यार। चलो मैं बुक से एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाता हूँ। वर्किंग कैपिटल का भी 2 नाम और है, वेरी गुड, सर्कुलेटिंग या फिर सर्कुलेटिंग कैपिटल या रिवॉल्विंग। ठीक है, रिवॉल्विंग कैपिटल। 2 चीज पढ़ा था याद, अर्थ का रिवॉल्यूशन होता, रोटेशन होता, नहीं पढ़ा था? रिवॉल्विंग मतलब बेटा जो घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, उसको बोलते हैं रिवॉल्विंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल ज्यादा चेंज होता है कि नहीं होता है? हर दिन चेंज हो रहा है, हर दिन चेंज हो रहा है वर्किंग कैपिटल। वो सर्कुलेट होता है सर, आए दिन उसका वैल्यूज चेंज होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं सर? सर्कुलेटिंग या रिवॉल्विंग कैपिटल। ये बात समझा? अब एक और चीज तुम लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर भी समझ लो सर, वर्किंग कैपिटल भी बेटा 2 तरह का होता है। एक होता है GWC, एक होता है NWC। GWC क्या होता है? NWC क्या होता है? अगर मैं GWC का बात कर रहा हूं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल करंट एसेट्स का। मैं करंट लायबिलिटी माइनस, ये रेशियो में बताया था तुम लोग को। लेकिन अगर मैं नेट वर्किंग कैपिटल का बात कर रहा हूं, किसका बात कर रहा हूं? तो CA माइनस CL। और अगर कुछ नहीं बोलता तो नेट ही होता है हमेशा, बट ग्रॉस वर्ड बोलते इसका मतलब मैं खाली किसका बात कर रहा हूं सर? हाँ, CA माइनस CL का बात करो। अब सर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है समझो, अभी समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, डोंट वरी। इससे पहले एक चीज और समझाता हूं मैं, ये समझा? सुनो ध्यान से सर, अभी एक टर्म और समझो, क्या बोल रहा हूं सर? क्या बोला सर? ऑपरेटिंग साइकिल। ये भी आपको कहीं ना कहीं अपने बुक में मिल जाएगा सर, घबराने का बात नहीं है, ठीक है? हाँ जी, सर्कुलेटिंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल, यस मिल गया मेरे को। सुनो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या लगाता है बिजनेस में? कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश लगाया सपोज। उस कैश से अगर तुम्हारा बेटा प्रोडक्शन का काम चल रहा है, किसका काम चल रहा है? तो तुम अगर मैन्युफैक्चरर है तो क्या खरीदेगा सर? खरीदेगा ना। रॉ मटेरियल का बेटा काम स्टार्ट होगा, उसको बोलते हैं WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल से काम स्टार्ट होगा, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वो वर्क इन प्रोग्रेस से बेटा फाइनली फिनिश गुड्स बन जाएगा, बन जाएगा। तुम खुद सोचते कपड़ा का काम है बेटा, तुमने पहले कॉटन वॉटन खरीदा, अब उस पर डाइंग हो रहा है, वीविंग हो रहा है, बहुत सारा प्रोसेस है, वो वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। फाइनली आयरन वायरन दे के तुम्हारा कपड़ा पूरा रेडी होकर बाजार में बिकाऊ हो गया, तो वो कौन सा गुड्स हो गया बेटा? अब फिनिश गुड्स को पहले तुम डेटर को बेचेगा ना,
डायरेक्ट तो कैश नहीं मिलता आज के जमाने में। पार्टी बोलता हम पैसा एक हफ्ता बाद देंगे, रियल लाइफ में ये होता है। जिसका पापा का बिजनेस होगा पूछना, पार्टी बोलेगा पैसा अभी नहीं देंगे बाद में देंगे। तो डेटर्स क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? अब डेटर्स फिर तुमको कुछ ना 2 महीना 3 महीना बाद कैश देगा। यस और नो? डेटर्स क्या देगा? कैश। तो एक काम करता हूँ, ये एरो इसी से कनेक्ट कर दूं। डेटर क्या दिया वापस? उस कैश से तुम क्या खरीदा वापस? उस रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट हुआ? वर्क इन प्रोग्रेस किस में कन्वर्ट हुआ? वापस कौन क्रिएट हुआ? डेटर वापस तुमको क्या देगा? कैश वापस। एंडलेस प्रोसेस है। तो मेरा बोलने का मतलब बेटा ये साइकिल है जो चलता ही जाएगा, कभी खत्म। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। अभी सुन लो प्लीज एक दो चीज और, इसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ऐसा माना गया है कि जनरली ऑपरेटिंग साइकिल बेटा 12 मंथ का होता है। कितना मंथ का? इसके लिए ये पूरा प्रोसेस बेटा 12 मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या बोला? 12 मंथ में कंप्लीट। यानी तुम जो कैश से रॉ मटेरियल खरीदा और वापस तेरे पास कैश आया, वो पूरा प्रोसेस कितना मंथ हो? 12 मंथ हो भी जाता है। कैसे? कैश से रॉ मटेरियल खरीदा, मान लो 1 महीना लगा पूरा, उस पर काम होते तो 2-3 महीना लगा, फिर फिनिश गुड्स होते होते 1-2 महीना लगा, फिर बिकेगा तुरंत थोड़ी, 1-2 महीना उसमें लग जाएगा। डेटर बोलेगा 2-3 महीना बाद पैसा देगा। तो ये पूरा प्रोसेस 12 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। सर अगर 12 महीने के अंदर में हो जा रहा है, क्या बोला? क्या बोला? तो इसका मतलब हम लोग जो अपना लायबिलिटी डिसाइड करेंगे ना, करेंट और नॉन करेंट, वो 12 मंथ के बेसिस पे करेंगे। कितना? करेंट एसेट अगर डिसाइड करेंगे 12 मंथ, कितना मंथ? लेकिन सर अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ है, कितना मंथ? मतलब इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जा रहा है? तो इसका मतलब 18 मंथ ही तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल माना जाएगा। इसका मतलब अगर तुम्हारा डेटर तुमको 15 महीना बाद भी पैसा देगा ना, तो भी वो शॉर्ट टर्म ही रहेगा। 18 महीने से अगर ऊपर देगा तो लॉन्ग टर्म होगा। मतलब मेरा ऑपरेटिंग साइकिल जो है उससे ऊपर गया तो लॉन्ग टर्म, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में तो शॉर्ट। ये सब कंसेप्ट बेटा मैं सच बता रहा हूं, अकाउंट्स में भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा। सुन लो, अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ है, कितना मंथ ऑपरेटिंग साइकिल? अगर मेरे को डेटर से 14 महीना में पैसा मिल रहा है, 14 महीना में, शॉर्ट टर्म हुआ लॉन्ग टर्म? लेकिन अगर मेरा डेटर बेटा 18 मंथ में पैसा दे रहा है, कितना मंथ में? तो क्या हो गया? समझा तुम लोग? एक बार और पूछूं, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 16 मंथ है, कितना मंथ है? और डेटर 15 महीना में पैसा दे दिया, श्योर? अगर डेटर 21 महीना में पैसा दे रहा है, अभी गलत होने वाला है दो के अंदर बाद में। देखो, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीना है, डेटर अगर 15 महीना में पैसा दे रहा है तो श्योर? लास्ट, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ्स है, क्या बोला? और अगर डेटर 10 महीना बाद पैसा दे रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल 1 मंथ है, नहीं 8 मंथ है, नहीं डेटर 10 महीना में पैसा दे रहा है। एक साल में होना चाहिए। देखो मैंने बोला गलत होगा, आधा आंसर आया तो इसका मतलब कुछ शॉर्ट टर्म वाला राइट हो सकता है, लॉन्ग टर्म वाला राइट हो सकता है। सर द करेक्ट आंसर इज शॉर्ट टर्म। सुनो रीजन सुनो। अब तुम लोग सर अभी तो आप जो पढ़ाए थे सब गलत सलत हो गए थे। नहीं भाई, मैंने सही पढ़ाया, बट मिनिमम अगर 12 मंथ के अंदर भी तेरा ऑपरेटिंग साइकिल होता है ना, 12 मंथ के अंदर भी अगर ऑपरेटिंग साइकिल कितना डिसाइड हुआ मेरा, तो भी बेटा अगर 12 मंथ भी है तो भी उसको शॉर्ट ही मान लेना है। तो लॉ ने क्या बोल दिया, 12 मंथ के अंदर कभी भी कुछ भी दिख जाए वो क्या है? शॉर्ट टर्म। बट अगर 12 मंथ से ऊपर है, मान लो 14 मंथ में डेटर पैसा दे रहा है, तब चेक करो तेरा ऑपरेटिंग साइकिल क्या 15 मंथ है, तब शॉर्ट टर्म मान लेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस 2-3 बार और पूछ लूं ताकि मेरा एक चैप्टर अकाउंट्स का कंप्लीट ही हो गया। लो ऑपरेटिंग साइकिल, तुम लोग बोलना ये टाइम पीरियड दे दिया ऑपरेटिंग साइकिल 6 मंथ, डेटर 11 मंथ में पैसा दिया, आंसर क्या है मेरा? श्योर एकदम? ऑपरेटिंग साइकिल बेटा 15 मंथ और डेटर बेटा 15 मंथ में पैसा दे रहा है। शॉर्ट पूरा पूरी है ना, शॉर्ट टर्म पूरा पूरी है तो कौन सा टर्म? शॉर्ट टर्म। ऑपरेटिंग साइकिल बेटा 18 मंथ है, 21 मंथ में पैसा मिल रहा है। ऑपरेटिंग साइकिल बेटा 18 मंथ है और तुमको 14 मंथ में पैसा मिल रहा है। ऑपरेटिंग साइकिल बेटा 12 मंथ में है और तेरे को 9 मंथ में पैसा मिल रहा है। तो लास्ट ऑपरेटिंग साइकिल अगर 11 मंथ है और तुमको 11.5 मंथ में पैसा मिल रहा है। सीख गया तुम लोग, राइट? क्लियर? अब कभी इसमें गलती नहीं करेगा, एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है ये तुम्हारे अकाउंट्स में, ठीक है? तो आज मैंने इसको कवर कर दिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, समझा? आ जाओ अब। मैंने बोला आज जो सिखा रहा हूं भैया तुम अकाउंट से पास हो जाएगा, कॉम्परेटिव कॉमन साइंस तो कर ही लिया है, ठीक है? अब सुनो ध्यान से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या टाइम हो रहा है भाई? टाइम है अपने पास, कोई इशू नहीं है। चलो अब नेक्स्ट आओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। फैक्टर्स अफेक्टिंग
वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है बेटा जो हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, और इसका आंसर तुम लोग खुद से बताएगा। मैं खाली पॉइंट बोलूंगा, हिंट दूंगा, तुम लोग बोलेगा हाँ सर आप सही है। बुक में मत देखेगा प्लीज, कोई बुक में नहीं देखेगा। नेचर ऑफ बिजनेस मैं तुम लोग सब बता देगा, टेंशन मत लो, बिना बुक में बस प्लीज। हाँ, पहला क्या बोला सर? नहीं, पापा का फोन आ रहा है, दू क्या? एक दू आपका। नेचर ऑफ बिजनेस, मान लो नूरुद्दीन का ट्रेडिंग का काम है। किसका ट्रेडिंग? मतलब जैसे मान लो ये समोदी खाना का जो दुकान है ना, तुम उनको पैसा देते हो, तुमको सामान दे देते हैं, वो बनाते नहीं है, वो ऑलरेडी खरीद रहे हैं, होलसेलर से खरीद के कस्टमर को, मतलब रिटेल का काम है तुम्हारा। किसका काम है? और मान लो अपना जो अमन आया है क्या आज, तो अमन का एग्जांपल लेके फायदा नहीं। मान लो अपना शिवम है, शिवम का बेटा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, शिवम बनाता है, क्या करता है? क्या गिरा? हाँ चलो कोई नहीं, शिवम बनाता है, ठीक है, कपड़ा, ठीक है। मैं बोला कोई बच्चा उच्चा तो नहीं ना गिर गया? चलो अब एक चीज बताओ, शिवम कपड़ा बनाता है, नूरुद्दीन कपड़ा बनाता नहीं है, कपड़ा कहीं से खरीद लेता है और बेच देता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा? गलत होगा तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। आयुष किसको लगेगा? तुमको लगेगा? काव्या? शिवम। इसमें भी दो आंसर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत इजी था। सर द करेक्ट आंसर इज, आंसर नहीं बताओ, लिख रहा हूं मैं, तो एक नूरुद्दीन था और एक शिवम था। द करेक्ट आंसर से शिवम को ज्यादा लगेगा। क्यों बताओ यार? वो बनाता है, उसको मशीन वशीन भी खरीदना पड़ेगा, फैक्ट्री भी रखना पड़ेगा, बड़ा फैक्ट्री भी होगा, तो डे टू डे का लेबर का वेजेस भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। ट्रेडिंग में क्या है यार, कोई बना थोड़ी ना, तुम फैक्ट्री थोड़ी है तुम्हारा, कोई नहीं, एक गोडाउन उसका रेंट पे करना है खाली। तो जो आदमी बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है ना, उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। जो ट्रेडिंग कंसर्न उसको वर्किंग कैपिटल लगेगा मगर कम। समझा मेरा बात? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा साइज ऑफ किसका? बिजनेस का। बताओ, मान लो नूरुद्दीन का साइज छोटा है और शिवम का साइज, अरे बिजनेस का यार, बड़ा है, ठीक है। तो अगर नूरुद्दीन का साइज छोटा है, छोटा स्केल में काम करता है, किसको ज्यादा लगेगा, किसको कम लगेगा? अरे नूरुद्दीन का बिजनेस का स्केल छोटा है, शिवम का स्केल बड़ा है, तो किसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा? शिवम को लगेगा। क्यों बताओ? रिलायंस जैसा बड़ा कंपनी जिसका बिजनेस बहुत बड़ा हो, तो सब गया बित्ता हो गया। शिवम का स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है, हेड ऑफिस ज्यादा है, ब्रांच ज्यादा है, तो शिवम को वर्किंग कैपिटल 5 में टन उसका, शिवम को वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगे। तो सेकंड पॉइंट अपना साइज ऑफ द बिजनेस ही है बेटा। समझा? जिसका साइज ज्यादा उसका रिक्वायरमेंट भी ज्यादा, जिसका साइज बेटा कम उसका रिक्वायरमेंट भी कम। पगला गई क्या? चलो नंबर 3, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोला? नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है सर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तुम खुद बताओ, एक जगह तुम बेटा कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाता है, क्या बनाता है? जैसे मान लो हो गया, तुम सोप बनाता है बेटा, ऑयल बनाता है, शैम्पू बनाता है, ये सब बनाता है। और एक जगह तुम बेटा बनाता है कैपिटल गुड्स। क्या? बड़ा बड़ा स्टील बना रहा है बेटा, कोई गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट्स बना रहा है, टायर बना रहा है, प्रोडक्शन को गुड्स बना रहा है, कैपिटल गुड्स बना रहा है, हेवी गुड्स बना रहा है। किसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा? ऑब्वियस बात है कैपिटल गुड्स, क्योंकि इसमें अमाउंट भी ज्यादा इन्वॉल्व है, इसमें अमाउंट भी क्या है बेटा? कम इन्वॉल्व है। तो अगर आप कैपिटल गुड्स यानी प्रोड्यूसर गुड्स बनाते हो, आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। यस और नो? एक एक मशीन का दाम करोड़ों करोड़ों में होता है, राइट? बट अगर साबुन, सोप, तेल, कंगा, घी ये सब करेगा तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट में कंज्यूमर कैपिटल। समझा? पहला पॉइंट क्या था सर? पहला पॉइंट नेचर ऑफ, दूसरा, तीसरा नेचर ऑफ। नंबर 4 सर, ये बहुत इजी है, एमओपी। क्या बोला? मेथड ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला? चलो मान लो साधना के बिजनेस, सादा बोल रहा हूं, साधना के बिजनेस में लेबर ज्यादा है, मशीन्स कम है या नहीं है सपोज। और मान लो अपना दृष्टि का बिजनेस में बेटा उल्टा खेला है, लेबर
कम है या नहीं है, और मशीन्स किसको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, किसको ज्यादा लगेगा? साधना को ज्यादा लगेगा। ये साधना का है, हाँ, और ये दृष्टि का है। बताओ, साधना को ज्यादा लगेगा। कौन कौन बोल रहा, हाथ उठाओ ना यार। द करेक्ट आंसर इज सर डेफिनेटली दृष्टि को ही ज्यादा लगेगा। मशीन ज्यादा है बेटा, रिपेयरिंग का काम भी ज्यादा होगा। लेबर ज्यादा होने से मतलब नहीं है मेरे को। लेबर अगर है भी, उनका कितना वेजेस होगा पर डे का, कम होगा। अगर आपका कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, कौन सा इंडस्ट्री है बेटा? तो कैपिटल इंटेंसिव तो बोलते हैं ना, ये सुन लो। तो कैपिटल इंटेंसिव बेटा आपका कैपिटल इन्वॉल्व भी ज्यादा होता है, तो उसमें कैपिटल ज्यादा लगता है। और अगर आपका लेबर इंटेंसिव, कैपिटल कम लगेगा। समझा? मशीन का रिपेयर, एक मशीन खराब हो गया तो रिपेयरिंग का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, राइट? तो अगर आपका कैपिटल इंटेंसिव है, यानी ये वाला दृष्टि का, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। अगर साधना जैसा है तो वर्किंग कैपिटल बेटा कम लगेगा, राइट? पांचवा, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोला? सर मान लो पीयूष है, पीयूष के पास दो ऑप्शन है। पीयूष या तो खाली मान लो बेटा गंजी बेचेगा, क्या बेचेगा? सैंडो गंजी। या फिर पीयूष के ऑप्शन नहीं सर, गंजी, चड्डी, बनियान, लुंगी सब बेचेगा, बहुत सारा प्रोडक्ट बेचेगा। तो अगर वो पीयूष एक प्रोडक्ट में डील करता है या 10 प्रोडक्ट में डील करता है, वर्किंग कैपिटल किस में ज्यादा लगेगा? 10। उसको पता, उसको, ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करते हो, क्या करते हो? तो वर्किंग कैपिटल, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई नहीं है तेरा अर्चना, एक ही प्रोडक्ट है तेरा, वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। तो जितना प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई है बेटा, वर्किंग कैपिटल, तो जितना कम डाइवर्सिफिकेशन है बेटा, वर्किंग कैपिटल उतना कम लगेगा। कितना पॉइंट हो गया सर? 5 पॉइंट। छठवां पॉइंट सर, मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट। ये बहुत इजी आंसर है कि नहीं है सर? अपने वर्ड्स में लिख पाएगा क्या? सुनो, मान लेते हैं सर, मान लेते हैं अर्चना को फिक्स्ड एसेट खरीदना है। क्या खरीदना है? अर्चना के पास जो ऑप्शन है ना, जो सप्लायर है, वो बोलता है ए अर्चना, तेरे को 30 लाख आज ही देना होगा, मैं कोई ईएमआई फैसिलिटी नहीं दूंगा। मतलब अर्चना को लमसम में पेमेंट करना पड़ता है। लमसम मतलब समझ गया, एक बार में। लेकिन वही अर्चना के पास कोई दूसरा सप्लायर है, मान लो, बोलता अर्चना सुन ना, 5 लाख आज दे दे, बाकी का जो 25 लाख है वो मेरे को तुम आराम से 10 साल बाद दे देना, इंटरेस्ट दे देना। दो ऑप्शन मिला, एक में ईएमआई नहीं मिल रहा है और एक में ईएमआई। किस केस में अर्चना को वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, 1 में या 2 में? किस केस में अर्चना को कैपिटल ज्यादा लगेगा? वर्किंग कैपिटल मतलब कैपिटल ज्यादा लगेगा, ही समझो सर। 2 में। क्यों? इंटरेस्ट बर्डन तो है, मगर बेटा इंटरेस्ट बर्डन से सबसे बड़ा बर्डन तो ये है ना यार, 30 लाख वो गरीब औरत कहां से लाएगी? एग्जाम्पल है, सिर्फ नॉट अर्चना, मतलब किसी के लिए भी है कि कोई भी आदमी 30 लाख रुपए कहां से लाएगा यार? आज बोल दो आप 30 लाख है आपके पास, आज अभी है, घर में होगा, समझा? तो 30 लाख रुपया बेटा इंस्टेंटली लाने में दिक्कत होगा ना बेटा। तो अगर मेरा बात समझो सर, अगर आपको ईएमआई फैसिलिटी मिल जाता है, क्या बोला मैंने, तो तुमको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, वो तो तुम मैनेज कर लेगा, तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो वहां से पे नहीं कर देगा। तुमको आज के दिन कोई बोले 30 लाख दो, कहां से देगा? तुम नहीं दे पाएगा। तो बेटा वर्किंग कैपिटल तब ज्यादा लगेगा तुमको, समझा मेरा बात? तो इफ ईएमआई फैसिलिटीज अवेलेबल बेटा, वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। बट अगर तुम कैश डाउन में करता है, क्या करता है बेटा? समझा? इसमें एक्चुअली ये मैंने ना फिक्स्ड, किसका बोला बेटा? फिक्स्ड कैपिटल का पॉइंट बता दिया, ठीक है? किसका बता दिया बेटा? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल किस में ज्यादा लगेगा? फर्स्ट वाले में। एक्चुअली फिक्स्ड कैपिटल, बट वर्किंग कैपिटल भी तुमको उसी में लगेगा, ठीक है? समझा मेरा बात? क्लियर? एक और पॉइंट में आ जाओ बेटा, फटाफट एक और पॉइंट में आ जाओ सर। अगर एक पॉइंट और का बात करूं, हाँ, बिजनेस का बेटा अगर ग्रोथ का प्लान है, किसका प्लान है बेटा? किस में ज्यादा लगेगा? अगर ग्रोथ प्लान है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा ना कम लगेगा? श्योर? अगर ग्रोथ प्लान नहीं है बेटा तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। अच्छा एक चीज और बताओ, बिजनेस का बेटा अगर कोई सीजनल वेरिएशन है, क्या है बेटा? सीजनल वेरिएशन है। क्या बोला सर? मान लो नीव का अम्ब्रेला का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? तो नीव को वर्किंग कैपिटल कब ज्यादा लगेगा? मॉनसून रेनी एक ही है, उसमें ज्यादा लगेगा। लेकिन बेटा अब बहुत ज्यादा गर्मी आ गया या बहुत ज्यादा ठंड आ गया, नीव का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स है, ये सब एक लास्ट और पढ़ा रहा हूँ फिर छुट्टी। सुन लो, ये प्लीज सही बोलना, ये मैं अपने लिए पूछता हूँ। सुनो, मेरा बेटा एक बिजनेस है, क्या बोला? मेरा एक, 2 जन है, एक होता है बेटा क्रिएटर और एक होता है, आई होप तुम लोग को ये पता होगा, एक होता है क्रिएटर और एक होता है। सर मेरा क्रिएटर मेरे को बोलता है सुनो, ओए सुनो, 1 मंथ के अंदर मेरे को पे कर देना। मेरा डेटर बोलता है सुनिए ना सर, प्लीज 4 मंथ का टाइम लिमिट दे दीजिए ना। शुड आई बी हैप्पी? वाई? क्योंकि आपको पैसा लेट से मिल रहा है ना, जल्दी पैसा लेट से मिल रहा है और देना। तो अगर ऐसा केस है बेटा, तेरे को हाथ में पैसा हमेशा लगेगा कि नहीं लगेगा?
लगेगा। तुमको तो हमेशा हाथ में पैसा रखना होगा, हर एक एक मंथ में क्रेडिटर आ जाएगा, पैसा मांगेगा तुमसे, डेटर तो कब देगा? तो इसका मतलब ऐसा केस हो तो वर्किंग कैपिटल। लेकिन बेटा केस उल्टा कर दूं, ये 1 मंथ की जगह बेटा 8 मंथ हो जाए, अब क्या होगा? क्रेडिटर 8 महीना बाद आएगा, डेटर हर 4-4 महीना में आ जा रहा है मेरे पास। तो अगर ऐसा केस हो बेटा तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा? कम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। सुनो, नेक्स्ट डे पूरा पढ़ के आ जाना, क्योंकि नेक्स्ट डे में चैप्टर खत्म हो जाएगा।